नमस्ते। प्रथम पीयूसी के सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। हम एंजाइना और दिल का दौरा इस पाठ को देख रहे थे। हम लास्ट क्लास में देखा एंजाइना रोग का निदान या ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाता है और हार्ट अटैक का निदान या ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाता है। इन सब विचारों के बारे में हमने देखा। एंजाइना रोग का निदान, इस रोग को हम रोग से किस तरह से मुक्त पा सकते हैं, कुछ दवाओं का नाम या टैबलेटों का नाम दिया है। जिन रोगियों को इन दवाओं से या टैबलेटों से पूर्ण रूप से मुक्त नहीं हो सकते उन रोगियों को बेलून एंजियोप्लास्टी यह एक ट्रीटमेंट या एक सर्जरी किया जाता है। बेलून एंजियोप्लास्टी क्या है, वह तकनीक क्या है, इस विचार के बारे में हम आज देखते हैं। और हार्ट अटैक रोग से किस तरह से मुक्त पा सकते हैं, इसका एक इलाज क्या है, इस विचार को भी हम आज देखते हैं। तो पहले हम देखते हैं एंजाइना रोग का एक ट्रीटमेंट या ऑपरेशन, उसका नाम है बेलून एंजियोप्लास्टी। तो बेलून एंजियोप्लास्टी तकनीक क्या है, उसे हम देखते हैं। बेलून एंजियोप्लास्टी तकनीक या टेक्नोलॉजी या ऑपरेशन क्या है? कोरोनरी धमनियों में सिकुड़न आने का एक बड़ा कारण है। कारण क्या है? कोरोनरी धमनियों में सिकुड़न आने का एक बड़ा कारण है उनमें वसा की परत का जम जाना। वसा की परत का जम जाना, वसा मतलब फैट। कोरोनरी धमनियों में फैट जो है या वसा जो है उसका परत मतलब लेयर, फैट का जो लेयर है वह जम जाने से ही धमनियों में ब्लॉक आता है। धमनियों में जो रक्त बहाव है वह वहीं रुक जाता है या धमनियों में सिकुड़न आ जाता है। उन सिकुड़न को या उस ब्लॉक को निकालने के लिए ही बेलून एंजियोप्लास्टी की जाती है। जब एक या दो कोरोनरी धमनियां शुरू के हिस्से में इस तरह अवरुद्ध हो तो उन्हें सामान्य बनाने के लिए ही बेलून एंजियोप्लास्टी की जाती है। जब एक या दो कोरोनरी धमनियां वह प्रारंभ में ही इस तरह अवरुद्ध मतलब रुक गई हो या ब्लॉक हुआ हो तो उन्हें सामान्य बनाने के लिए ही बेलून एंजियोप्लास्टी की जाती है। उस ब्लॉक को निकालने के लिए ही बेलून एंजियोप्लास्टी की जाती है। इसमें रोगी की टांग या बांह की किसी एक धमनी के रास्ते एक लंबी पतली ट्यूब अवरुद्ध हुई कोरोनरी धमनी तक पहुंचा दी जाती है। इस पहली ट्यूब के द्वारा फिर एक ऐसी ट्यूब भीतर डाली जाती है जिसके छोर पर एक गुब्बारा होता है। किस तरह से इस बेलून एंजियोप्लास्टी एक ट्रीटमेंट दिया जाता है, क्यों इस ट्रीटमेंट को दिया जाता है? जब एक या दो कोरोनरी धमनियों में इस तरह अवरुद्ध हो, अवरुद्ध का अर्थ है रुक गई हो, ब्लॉक हुआ हो, तो उसे सामान्य बनाने के लिए ही बेलून एंजियोप्लास्टी की जाती है। कैसे करते हैं इसे? इसमें रोगी की टांग अथवा बांह, उस टांग की या बांह की किसी एक धमनी के रास्ते एक लंबी पतली ट्यूब, एक लंबी सी और पतली सी ट्यूब को डाली जाती है और उस ट्यूब को कहाँ तक पहुँचा दी जाती है? अवरुद्ध हुई कोरोनरी धमनी तक पहुँचा दी जाती है। अवरुद्ध रुकी हुई धमनी में जहाँ पर ब्लॉक हुआ है या सिकुड़ा हुआ है, श्रिंक हुआ है, वहाँ तक उस ट्यूब को डाली जाती है, वहाँ तक पहुँचा दी जाती है। इस पहली ट्यूब के द्वारा फिर एक ऐसी ट्यूब भीतर डाली जाती है जिसके छोर पर एक गुब्बारा होता है। जो एक ट्यूब अवरुद्ध हुई कोरोनरी धमनी तक पहुँचा दी जाती है तो दूसरी बार क्या करते हैं? दूसरी बार पहली ट्यूब के भीतर फिर एक बार उसी तरह का ट्यूब डाली जाती है।
जो दूसरी ट्यूब डाली जाती है जिसके छोर पर एक गुब्बारा होता है, गुब्बारा मतलब एक बैलून होता है जो इस ऑपरेशन के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। उस गुब्बारे को, उस तरह का एक गुब्बारे को वहाँ पर या बैलून को ट्यूब के भीतर या उसके छोर पर बांधा जाता है या डाली जाती है, जिसके गुब्बारे को कोरोनरी धमनी के सिकुड़े हुए भाग में पहुंचाकर फुलाया जाता है। जहां ब्लॉक हुआ है धमनी में, वहां तक उस दूसरी ट्यूब को पहली ट्यूब के द्वारा डालकर, जिसके छोर पर एक गुब्बारा होता है, और उस गुब्बारे को जहां पर ब्लॉक हुआ है, जहां पर धमनी रुकी हुई है, वहां तक पहुंचाकर या सिकुड़े हुए भाग में पहुंचाकर, सिकुड़ा हुआ जो भाग है वहाँ तक पहुँचाकर उस गुब्बारे को फुलाया जाता है। तब क्या होता है, जिससे धमनी में जमी वसा की परत दब जाती है और धमनी पुनः खुल जाती है। इस एक ट्रीटमेंट से या ट्यूब के द्वारा या उस गुब्बारे के द्वारा, उस गुब्बारे को फुलाने के कारण वहाँ पर धमनी में जो जमी वसा की परत, वहाँ पर जो ब्लॉक हुआ है वसा के कारण या फैट के कारण, वह फैट जो है वहाँ से निकल जाता है। जो धमनी श्रिंक हुआ है वह फिर से पहले तरह हो जाता है, वहाँ का एक श्रिंक वहाँ से जाता है, या ब्लॉक है वह भी वहाँ से निकल जाता है और धमनी क्लियर हो जाता है। रक्त बहाव पुनः सामान्य हो जाता है, धमनी पुनः खुल जाती है। इससे उस धमनी में रक्त बहाव सामान्य हो जाता है और रोग दूर हो जाता है। धमनी में रक्त बहाव पहली तरह हो जाता है और यह एंजाइना रोग है वह भी दूर हो जाता है। इसे ही कहते हैं बैलून एंजियोप्लास्टी। जिन रोगियों में दवाओं से वह रोग मुक्त नहीं होता, जो रोगी इस रोग से मुक्त नहीं हो पाता दवाओं से, उन रोगियों को बैलून एंजियोप्लास्टी की जाती है। और हम आगे देखते हैं ओपन हार्ट सर्जरी क्या है या बाईपास सर्जरी क्या है। ನಾವು ಕಳೆದ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಈ ಎಂಜೈನಾ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದು ಎಂಜೈನಾ ರೋಗದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕಿನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಎಂಜೈನಾ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್, ಎಂಜೈನಾ ರೋಗವನ್ನು ಕೆಲವು ಔಷಧಿಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಗಳಿಂದ ಗುಣಪಡಿಸಬಹುದು ಅಂಥೇಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯತೀಶ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಔಷಧಿಗಳ ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಸಹ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ರೋಗಿಗೆ ಈ ಔಷಧಿಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಈ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಗಳಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಎಂಜೈನಾ ರೋಗ ಗುಣ ಆಗೋದಿಲ್ವೋ ಅಂಥವರಿಗೆ ಬೆಲೂನ್ ಎಂಜಿಯೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಪ್ರೇಷನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡುವ. ಮತ್ತು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಕಳೆದ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಂಥವರಿಗೆ ಈ ECG ಟೆಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಇದರಿಂದ ಯಾವುದರಿಂದಲೂ ಸಹ ಮೇಜರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಥವಾ ಮೈನರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುಣ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ರೋಗಿ ಗುಣಮುಖ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾದರೆ ಅಂತಹ ರೋಗಿಗೆ ಬೈಪಾಸ್ ಸರ್ಜರಿ ಅಥವಾ ಓಪನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಸರ್ಜರಿ ಇದನ್ನು ಸಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನು ಹಾಗಾದರೆ ಬೆಲೂನ್ ಎಂಜಿಯೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು, ಮತ್ತು ಬೈಪಾಸ್ ಸರ್ಜರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದರ ಕುರಿತು ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡುವ. ಈಗ ಮೊದಲಿಗೆ ಬೆಲೂನ್ ಎಂಜಿಯೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡುವ. कोरोनरी धमनियों में सिकुड़न आने का एक मुख्य कारण है उनमें वसा की परत का जम जाना. कोरोनरी धमनियों में सिकुड़न आने का एक मुख्य कारण, कोरोनरी ಧಮನಿ ಅಂದರೆ ಮುಖ್ಯ ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಸಿಕುಡನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಸಂಕುಚಿತಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಆ ರಕ್ತನಾಳದಲ್ಲಿ ವಸ ಕಿ ಪರತ್, ವಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಫ್ಯಾಟ್, ಪರತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ
ಫ್ಯಾಟಿನ ಲೇಯರ್ ಅಥವಾ ಅಂಶ ಇದು ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನಾವು ತಿನ್ನಂಥ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟಿನ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚು ಇದ್ದರೆ ಆ ಫ್ಯಾಟ್ ರಕ್ತನಾಳದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತದೆ. ಆ ಬ್ಲಾಕನ್ನು ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಆಪರೇಷನ್ನೇ ಅಥವಾ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟೇ ಬೆಲೂನ್ एंजियोप्लास्टी। जब एक या दो कोरोनरी धमनियाँ शुरू के हिस्से में इस तरह अवरुद्ध हो तो उन्हें सामान्य बनाने के लिए ही बेलून एंजियोप्लास्टी की जाती है। एक या दो कोरोनरी धमनियाँ ಒಂದು ಅಥವಾ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಶುರು ಕೆ ಹಿಸ್ಸೆ ಮೇ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಇಸ್ ತರ ಅವರದ್ದು ಹೋ, ಇಸ್ ತರ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಫ್ಯಾಟ್ ನಿಂತು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫ್ಯಾಟ್ ನಿಂತು ಅಥವಾ ಕೊಬ್ಬು ನಿಂತು ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಉನ್ಹೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬನಾನೆ ಕೆ ಲಿಯೇ ಹಿ ಬೆಲೂನ್ एंजियोप्लास्टी की जाती है। ಅದನ್ನು ಮೊದಲಿನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತರುವಂತೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದೇ ಬೆಲೂನ್ एंजियोप्लास्टी। ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು? इसमें रोगी की टांग या बाह की किसी एक धमनी के रास्ते एक लंबी पतली ट्यूब अवरुद्ध हुई कोरोनरी धमनी तक पहुंचा दी जाती है। ರೋಗಿ ಕಿ ಟಾಂಗ್ ಅಂದರೆ ಕಾಲು ಅಥವಾ ಪಾದದ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ನರದ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಬಾಹುಕಿ ಕಿಸಿ ಏಕ ಧಮನಿ ಕಿ ರಾಸ್ತೆ, ಬಾಹ್ ಅಂದರೆ ತೋಳು, ಪಾದ ಅಥವಾ ಕಾಲು ಅಥವಾ ತೋಳಿನ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ನರದ ಮೂಲಕ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏಕ ಲಂಬಿ ಪತಲಿ ಟ್ಯೂಬ್, ಒಂದು ಉದ್ದನೆಯ ತೆಳ್ಳನೆಯ ಟ್ಯೂಬನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ತಲುಪಿಸ್ತಾರೆ? ಅವರದ್ದು ಈ ಕೊರೋನರಿ ಧಮನಿ ತಕ್ ಪਹੁಂಚಾ ದಿ ಜಾತಿ ಹೈ, ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಆ ಟ್ಯೂಬನ್ನು ತಲುಪಿಸ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ರೇಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಆ ಟ್ಯೂಬನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಆದಂತಹ ಪ್ಲೇಸ್ ಏನಿದೆ, ರಕ್ತನಾಳ ಏನಿದೆ, ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಆ ಟ್ಯೂಬನ್ನು ತಲುಪಿಸ್ತಾರೆ. इस पहली ट्यूब के द्वारा फिर एक ऐसी ट्यूब भीतर डाली जाती है जिसके छोर पर एक गुब्बारा होता है। ಫಸ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿದಂತಹ ಈ ಒಂದು ಟ್ಯೂಬ್ನ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಂದು ಇದೇ ರೀತಿಯ ತೆಳ್ಳನೆ ಉದ್ದನೆಯ ಟ್ಯೂಬನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಎರಡನೆಯ ಟ್ಯೂಬಿನ ತುದಿಗೆ, ಜಿಸ್ಕೆ ಚೋರ್ ಅಂದರೆ ಆ ಟ್ಯೂಬಿನ ತುದಿಗೆ ಏಕ ಗುಬ್ಬಾರ, ಒಂದು ಬೆಲೂನ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಬೆಲೂನ್, ಅದನ್ನು ಆ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಹಾಕುವಂತಹ ಟ್ಯೂಬ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ತುದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಬೆಲೂನ್ ಇರ್ತದೆ. ಗುಬ್ಬಾರೆ ಕೋ ಕೊರೋನರಿ ಧಮನಿ ಕೆ ಸಿಕುಡೆ ಹುಯಿ ಭಾಗ ಮೇ ಪಂಚಾಕರ್ ಫುಲಾಯ ಜಾತಾ ಹೈ, ಆ ಬೆಲೂನನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ತಲುಪಿಸಿ, ಯಾವ ರಕ್ತನಾಳ ಎಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಆ ಬೆಲೂನನ್ನು ತಲುಪಿಸಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫುಲಾಯ ಜಾತಾ ಹೈ, ಅದನ್ನು ಉಬ್ಬಿಸ್ತಾರೆ. ಆಗೇನಾಗ್ತದೆ, जिससे धमनी में जमी वसा की परत दब जाती है, ಆವಾಗ ಅದರ ಒಂದು ಫೋರ್ಸಿಗೆ, ಅದರ ಒಂದು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಕುಚಿತಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ರಕ್ತನಾಳ, ಶ್ರಿಂಕ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ರಕ್ತನಾಳ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವಂತಹ ಫ್ಯಾಟ್ ಅದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋಗ್ತದೆ, ಅದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಬಿಡ್ತದೆ. ಧಮನಿ ಪುನಃ ಖುಲ್ ಜಾತಿ ಹೈ, ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ರಕ್ತನಾಳ, ಶ್ರಿಂಕ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ರಕ್ತನಾಳ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ತೆರೆದುಕೊಳ್ತದೆ. इससे उस धमनी में रक्त बहाव सामान्य हो जाता है, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮೊದಲಿನ ಹಾಗೆಯೇ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಶುರುವಾಗ್ತದೆ, ಮೊದಲಿನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ರಕ್ತನಾಳ. ರೋಗ ದೂರ ಹೋ ಜಾತಾ ಹೈ, ಈ ಎಂಜೈನ ರೋಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುಣ ಆಗ್ತದೆ, ದೂರ ಆಗ್ತದೆ ಈ ರೋಗ. ಇದುವೇ ಬೆಲೂನ್ ಎಂಜಿಯೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿ. ಇನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವ ಬೈಪಾಸ್ ಸರ್ಜರಿ ಅಂದರೆ ಏನು, ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗ್ತದೆ. अब हम देखते हैं बाईपास सर्जरी में क्या किया जाता है, इस ऑपरेशन पर कितना खर्चा आता है, क्या यह भारत में संभव है। बाईपास सर्जरी मतलब ओपन हार्ट सर्जरी, इस ऑपरेशन को कितना खर्चा आता है, क्या यह भारत में भी करते हैं। बाईपास सर्जरी में रुकी हुई कोरोनरी धमनी को बाईपास करते हुए टांग की शिरा का टुकड़ा इस तरह लगाया जाता है कि दिल के उस भाग को फिर से पूरी खुराक मिलने लगती है। बाईपास सर्जरी में रुकी हुई कोरोनरी धमनी को बाईपास करते हुए ಈ ಆಪರೇಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, बाईपास सर्जरी में रुकी हुई कोरोनरी धमनी को, रुकी हुई ब्लॉक हुई कोरोनरी धमनियाँ या
किसी एक धमनी में अगर ब्लॉक हुआ है तो उस ब्लॉक को निकालने के लिए बाईपास करते हुए, बाईपास मतलब क्लियर करते हुए, जहाँ पर ब्लॉक हुआ है, जहाँ पर फैट रहने के कारण धमनी ब्लॉक हुआ है, उस ब्लॉक को बाईपास करते हुए या क्लियर करते हुए, उस ब्लॉक को वहाँ से निकालते हुए टांग की शिरा का टुकड़ा इस तरह लगाया जाता है। टांग की शिरा का टुकड़ा, उसे क्या कहते हैं, स्टंट ऐसा भी कहते हैं। एक टांग की शिरा का टुकड़े को, शिरा के टुकड़े को परमानेंट के लिए, शाश्वत, वहाँ पर जहाँ जिस भाग में, जिस धमनी में जहाँ पर ब्लॉक हुआ है, जहाँ पर सिकुड़ा है, वहाँ पर उस टांग की शिरे टुकड़े को या स्टंट को शाश्वत के लिए, परमानेंट के लिए वहाँ पर लगाया जाता है। तो दिल के उस भाग को फिर से पूरी पूरी खुराक मतलब आराम मिलने लगती है, वहाँ आराम हो जाता है। और जहाँ पर ब्लॉक हुआ है वहाँ पर इस स्टंट को लगाने के कारण वह धमनी जो है वह फिर से सामान्य स्थिति में आ जाता है और आराम मिल जाता है, रक्त बहाव पहले की तरह सामान्य हो जाता है। भारत में यह ऑपरेशन अब बहुत से अस्पतालों में सफलतापूर्वक किया जा रहा है। जब लेखक डॉक्टर यतीश अग्रवाल ने इस लेख को लिखते समय भारत में कुछ ही अस्पतालों में इस ऑपरेशन को करते थे, लेकिन अब बहुत से हॉस्पिटल में या अस्पतालों में इस ऑपरेशन को करते हैं। कुछ हॉस्पिटल का नाम यहाँ पर या अस्पताल का नाम यहाँ पर लेखक ने दिया है। जब लेखक ने इस लेख को लिखते समय कितने हॉस्पिटलों में या अस्पतालों में इस ऑपरेशन को किया जा रहा था, उन हॉस्पिटलों का नाम यहाँ पर दिया है। इनमें पेरम्बूर का दक्षिणी रेलवे अस्पताल, मद्रास का अपोलो अस्पताल, मुंबई का KEM अस्पताल, वेल्लोर का क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज और नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, एस्कोस्ट्रेस हार्ट इंस्टीट्यूट और बत्रा अस्पताल अग्रणी है। एक ऑपरेशन में यहाँ 20,000 से 50,000 रुपये का खर्च आता है। इन सब अस्पतालों में उस समय ऑपरेशन करते थे इस हार्ट के लिए, इस हार्ट के रोग के लिए। और जब लेखक ने इस लेख को लिखते समय इस ऑपरेशन के लिए केवल 20,000 से 50,000 रुपये का खर्च आता था, लेकिन अब भारत में बहुत सारे अस्पतालों में इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक किया जा रहा है। इस ऑपरेशन के लिए जब लेखक ने इस लेख को लिखते समय 20,000 से 50,000 रुपये थे, लेकिन अब इस ऑपरेशन के लिए 80,000 से 1 लाख तक या 1.5 लाख तक खर्च होता है इस ऑपरेशन के लिए। ಈಗ ನಾವು ಬೈಪಾಸ್ ಸರ್ಜರಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಥವಾ ಓಪನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಸರ್ಜರಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡುವ ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಯಾವ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಈ ಆಪರೇಷನನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದರ ಕುರಿತು ಈ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ। बाईपास सर्जरी में रुकी हुई कोरोनरी धमनी को बाईपास करते हुए, ಬೈಪಾಸ್ ಸರ್ಜರಿಯನ್ನು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಮುಖ್ಯ ರಕ್ತನಾಳ ಅಥವಾ ಇತರ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ರಕ್ತನಾಳದಲ್ಲಿ ರಕ್ತನಾಳ ಸಂಕುಚಿತಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ರಕ್ತನಾಳ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟ್ ನಿಂತು ರಕ್ತನಾಳ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಆ ಫ್ಯಾಟನ್ನು ಬೈಪಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬೈಪಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಫ್ಯಾಟನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬೈಪಾಸ್ ಕರ್ತೆ ಹುಯೆ. ಆ ಫ್ಯಾಟನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟೇ ಈ ಓಪನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಸರ್ಜರಿ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? ಮತ್ತು ಯಾವತ್ತೂ ಮುಂದೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ರಕ್ತನಾಳದಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಣಿಸದ ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬ್ಲಾಕನ್ನು ತೆಗೆದು ಅಲ್ಲಿ ಟಾಂಗ್ ಕಿ ಶಿರಾಕ ಟುಕಡ, ಟಾಂಗ್ ಒಂದು ಸ್ಟಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಮನೆಂಟಾಗಿ ಅಥವಾ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇಡ್ತಾರೆ.
ಅದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ರಕ್ತನಾಳ ಮತ್ತೆ ವಿಕಸಿತಗೊಳ್ತದೆ. ಮೊದಲಿನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ರಕ್ತನಾಳ ಬರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗುವ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. इस तरह लगाया जाता है कि दिल के उस भाग को फिर से पूरी खुराक मिलने लगती है. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಆರಾಮ ಲಭ್ಯ ಆಗ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬಿನಾಂಶ ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ, ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಮೊದಲಿನ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಬರೆದಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಆಪರೇಷನನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಯಾವ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಹೆಸರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. इनमें पेरम्बूर का दक्षिणी रेलवे अस्पताल, मद्रास का अपोलो अस्पताल, मुंबई का KEM अस्पताल, वेल्लोर का क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज और नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, एस्कोट्रेस हार्ट इंस्टीट्यूट और बत्रा अस्पताल अग्रणी है. ಎಲ್ಲ ಅಗ್ರಣಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಈ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ. एक ऑपरेशन में यहाँ 20,000 से 50,000 रुपये का ಖರ್ಚು आता है. ಈ ಆಪರೇಷನ್ಗೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಹೇಳಿದಂತಹ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 20,000ದಿಂದ 50,000 ರೂಪಾಯಿಯವರೆಗೆ ಖರ್ಚು ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಈ ಆಪರೇಷನ್ಗೆ 80,000 ಅಥವಾ 1 ಲಕ್ಷ, 1.5 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಖರ್ಚು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಆಪರೇಷನನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं, हृदय रोग से बचाव के लिए और जिन रोगियों में यह रोग हो उनमें रोग काबू में रखने के लिए क्या क्या एहतियात बरतने चाहिए. एहतियात मतलब सावधानी, किस तरह से हमें सावधानी बरतनी चाहिए, किस तरह से हमें अलर्ट रहना चाहिए इस रोग से बचाव के लिए या इस रोग से दूर होने के लिए. यहाँ पर 4 विचारों को दिया गया है. हृदय रोग से बचाव के लिए और जिन रोगियों में यह रोग हो उनमें रोग काबू में रखने के लिए, काबू मतलब कंट्रोल में रखने के लिए, और क्या क्या एहतियात, क्या क्या सावधानी, क्या किस तरह से अलर्ट रहना चाहिए जो रोगी हैं उन लोगों को भी. 4 पॉइंट यहाँ लेखक ने दिया है, उसे हम देखते हैं. रोज़ाना व्यायाम करें, इसके लिए सुबह शाम की सैर अच्छी है. हृदय रोगियों के लिए भी यह उचित है, पर ध्यान रखें कि एकाएक दिल पर ज़्यादा बोझ ना पड़े. पहले 1 फरलांग फिर 2 और इस तरह हर हफ्ते डॉक्टर से सलाह लेकर सैर की सीमा बढ़ाते जाए. रोज़ाना व्यायाम करें, प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए. सुबह और शाम की सैर अच्छी है. शाम के वक्त सैर जाना, वॉक जाना हृदय के लिए अच्छा है. हृदय रोगियों के लिए भी यह उचित है. शाम के वक्त वॉक जाना या सैर जाना हृदय रोगियों के लिए भी ठीक है. पर हृदय रोगियां यह ध्यान रखना चाहिए कि एकाएक दिल पर ज़्यादा बोझ ना पड़े. एकाएक पहले दिन ही वे बहुत दूर तक जाना, यह ठीक बात नहीं, क्योंकि इससे उनके हृदय पर बहुत भार या बोझ पड़ सकता है. पहले 1 फरलांग फिर 2 और इस तरह हर हफ्ते डॉक्टर से सलाह लेकर सैर की सीमा बढ़ाते जाए. इसलिए फिर 2 और इस तरह हर हफ्ते डॉक्टर से सलाह लेकर पहले 1 फरलांग सैर करना चाहिए, वॉक जाना चाहिए, फिर 2 फरलांग, फिर 3, इस तरह से जो जाने की सीमा है, सैर करने की सीमा है, वॉक जाने का जो दूर है उसे बढ़ाते जाना चाहिए. डॉक्टर के सलाह के अनुसार डॉक्टर से सलाह लेकर सैर जाने की जो सीमा है उसे बढ़ाते जाना चाहिए. प्रायशः समझा जाता है कि रात्रि भोज के बाद सैर अच्छी रहती है. रात्रि भोजन के बाद सैर जाना एक ठीक बात है. रात्रि भोजन करने के बाद सैर जाना एक ठीक बात है, लेकिन दिल के रोगियों के लिए ठीक नहीं.
रात्रि भोजन करने के बाद सैर जाना एक अच्छी बात है, लेकिन हृदय रोगियों के लिए ठीक बात नहीं। क्यों ठीक नहीं? क्योंकि उस दौरान उसके दिल को उतनी ऊर्जा नहीं मिल पाती, क्योंकि वह भोजन को पचाने में लगी होती है। जो अन्य लोग हैं वे रात्रि भोज के बाद सैर जाना ठीक बात है, लेकिन हृदय रोगियां हैं वे रात्रि भोजन के बाद सैर जाना ठीक बात नहीं। क्योंकि जब उनमें जो शक्ति है, ऊर्जा मतलब उतनी ऊर्जा नहीं मिल पाती। ऊर्जा का अर्थ है शक्ति। जो उनमें जो शक्ति है वह शक्ति उनका जो भोजन पचाने में लगी होती है। दो विचारों के लिए उन्हें शक्ति चाहिए, एक भोजन को पचाने के लिए और एक वॉक जाने के लिए। दोनों के लिए भी शक्ति या ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हृदय रोगियां ऐसा करने से उन्हें दिल पर भार पड़ सकता है, दिल पर बोझ पड़ सकता है। इसलिए हृदय रोगियां रात्रि भोजन के बाद सैर जाना ठीक बात नहीं। भोजन को पचाना मतलब डाइजेशन के लिए शक्ति चाहिए। वह शक्ति डाइजेशन करने में लगी रहती है। इसलिए भोजन करने के कुछ समय पश्चात तेज चलने पर एकाएक रोग उग्र हो सकता है और एंजाइना का अटैक पड़ सकता है। दो विचारों के लिए शक्ति चाहिए हृदय रोगियों के लिए, भोजन को पचाने के लिए और वॉक जाने के लिए। उस समय शक्ति ज़्यादा होने के कारण ज़्यादा चाहिए, इस कारण से दिल पर बोझ पड़ सकता है, एकाएक रोग उग्र हो सकता है, एंजाइना का अटैक पड़ सकता है। इसलिए हृदय रोगियां रात्रि भोजन के बाद सैर जाना ठीक बात नहीं। यह एक पहला विचार है। दूसरा विचार, अपने वज़न पर कड़ी नज़र रखे। अपना जो शरीर का वज़न है उसे बढ़ने ना दे, उसे बिल्कुल ना बढ़ने दे। जितना ज़्यादा वज़न होगा दिल को उतना ही ज़्यादा काम करना पड़ेगा। शरीर का जो वज़न है वह ज़्यादा होने से हृदय पर बोझ पड़ सकता है। इसलिए जो एंजाइना रोग है या हार्ट अटैक वह हो सकता है। इसलिए शरीर का वज़न उसे बढ़ने ना दे, वह लिमिट में रहे। अब तीसरा विचार है, जिंदगी में मानसिक तनाव को भी दूर रखें। उतार चढ़ाव, लाभ हानि इसे जीवन का अंग मान ले। जिंदगी में मानसिक तनाव मतलब टेंशन, जो मन में या जीवन में टेंशन हर एक व्यक्ति को आता है। इसके लिए या सुख दुख आता है, कष्ट आता है, इस कष्ट के लिए कभी भी हमें टेंशन नहीं करना चाहिए, टेंशन को दूर ही रखना चाहिए। उतार चढ़ाव, जीवन में उतार चढ़ाव यह सहज ही है, लाभ हानि वह भी सहज ही है। दोनों विचारों को, उतार चढ़ाव को, लाभ हानि को, दोनों विचारों को हमें हमारे जीवन का एक अंग है ऐसा समझ लेना चाहिए। किसी भी विचार पर टेंशन नहीं करना चाहिए। यह तीसरा विचार है। टेंशन करने से हृदय पर बोझ पड़ सकता है, जो उसे ठीक बात नहीं। और चौथा विचार है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ हो या फिर शुगर अथवा मधुमेह हो तो उनके लिए भी ठीक समय से दवा लेते रहे, इससे बीमार दिल को राहत मिलेगी। ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ हो या ब्लड प्रेशर मतलब बीपी हो अथवा फिर शुगर हो या डायबिटीज़ हो तो उनके लिए भी ठीक समय से दवा लेते रहे, क्योंकि यह दो विचार बीपी और डायबिटीज़ हृदय रोग का एक, हार्ट अटैक का अथवा एंजाइना का एक प्रमुख कारण है। इसलिए जिनमें ब्लड प्रेशर है या डायबिटीज़ है तो उसके लिए ठीक समय से दवा लेते रहे, इससे बीमार दिल को राहत मिलेगी, ಆರಾಮ ಮಿಲೆಗಿ। ಈ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು
ಈ ಹೃದಯ ರೋಗದಿಂದ ನಾವು ಹೇಗೆ ಬಚಾವ್ ಆಗಬಹುದು, ಹೃದಯ ರೋಗ ಬಾರದಂತೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬಹುದು, ಎಹತಿಯಾತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಅನುಸರಿಸಬಹುದು ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ, ಮತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ಯಾರಿಗೆ ಹೃದಯ ರೋಗ ಬಂದಿದೆ ಅವರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬಾರದ ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದರ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿ 4 ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ರೋಜಾನ ವ್ಯಾಯಾಮ ಕರೆ, ದಿನನಿತ್ಯ ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಇಸ್ಕೆ ಲಿಯೆ ಸುಬಹ ಶಾಮ್ ಕಿ ಸೈರ್ ಅಚ್ಚಿ ಹೈ, ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ವಾಕ್ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು, ಸೈರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವಾಕ್ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು, ಸೈರ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ವಾಕ್ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆದರೆ ಹೃದಯ ರೋಗಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಯಾರಿಗೆ ಎಂಜೈನ ಅಥವಾ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಬಂದಿದೆಯೋ ಅಂಥವರು ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು ವಾಕ್ ಹೋಗುವಾಗ ಅಥವಾ ಬೆಳಗಿನ ಹೊತ್ತು ವಾಕ್ ಹೋಗುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾವುದನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಒಮ್ಮಿಂದೊಮ್ಮೆಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಅವರು ತುಂಬ ದೂರ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಆವಾಗೇನಾಗ್ತದೆ, ಅವರ ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡ ಬಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತದೆ, ಅದು ಅವರ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಹ ದೂರ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಗಡಿ ಏನಿದೆ, ಆ ಒಂದು ದೂರ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಅದು ಎಷ್ಟು ಹೋಗಬೇಕು, ಇವತ್ತು 1 ಫರ್ಲಾಂಗ್, ನಾಳೆ 2 ಫರ್ಲಾಂಗ್, ಹಾಗೆಯೇ ದಿವಸದಿಂದ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಹೋಗುವಂತಹ ದೂರ ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಒಂದೇ ದಿವಸ ತುಂಬ ದೂರ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಅವರ ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ಈ ಭಾರ ಬೀಳುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ಎಂಜೈನ ಅಥವಾ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಬರುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವ ಕಾರಣ ಹೃದಯ ರೋಗಿಗಳು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಊಟದ ನಂತರ, ರಾತ್ರಿ ಭೋಜ್ಕೆ ಬಾದ್ ಅಂದರೆ ರಾತ್ರಿ ಊಟದ ನಂತರ ವಾಕ್ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಉಳಿದವರಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ, ಹೃದಯ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಊಟದ ನಂತರ ವಾಕ್ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅವರು ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದು ಆ ಊಟವನ್ನು ಜೀರ್ಣಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಭೋಜನ ಕೋ ಪಚಾನೆ ಮೇ ಲಗಿ ಹೋತಿ ಹೇ, ಅವರು ಮಾಡಿದ ಊಟ ಅದನ್ನು ಜೀರ್ಣಿಸಬೇಕು. ಆ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅವರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಶಕ್ತಿಯೆಲ್ಲ ವ್ಯಯ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಊರ್ಜಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಊರ್ಜಾ ಅಂದರೆ ಶಕ್ತಿ. ಅವರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಅವರ ಊಟವನ್ನು ಜೀರ್ಣಿಸುವಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರ್ತದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ವಾಕ್ ಹೋದರೆ ಆವಾಗ 2 ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಊಟವನ್ನು ಜೀರ್ಣಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಅವರ ವಾಕ್ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಹ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕು. 2 ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಬೀಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. इसलिए भोजन करने के कुछ समय बाद तेज चलने पर एकाएक ರೋಗ ಉಗ್ರ हो सकता है, ಎಂಜೈನ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೃದಯ ರೋಗಿಗಳು ರಾತ್ರಿ ಊಟದ ನಂತರ ಅವರು ವಾಕ್ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಅವರ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. 2 ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಎಂಜೈನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದು ಮೊದಲ ವಿಚಾರ. ಇನ್ನು 2ನೆಯ ವಿಚಾರ, ಅಪ್ನೆ ವಜನ್ ಪರ್ ಕಡಿ ನಜರ್ ರಖೆ. ಇನ್ನೊಂದು, ತಮ್ಮ ಶರೀರದ ತೂಕ ಏನಿದೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚಾಗದ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಉಸೆ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನಾ ಬಡ್ನೆ ದೇ. ಶರೀರದ ತೂಕ, ಶರೀರದ ಭಾರ ಅಥವಾ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಆವಾಗ ಅದು ಒಂದು ಕಾರಣ ಆಗ್ತದೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕಿಗೆ ಅಥವಾ ಎಂಜೈನಕ್ಕೆ. ಜಿತನಾ ಜ್ಯಾದಾ ವಜನ್ ಹೋಗಾ ದಿಲ್ ಕೋ ಉತನಾ ಹಿ ಜ್ಯಾದಾ ಕಾಮ್ ಕರ್ನಾ ಪಡೇಗಾ. ಶರೀರದ ತೂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಬೀಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವತ್ತೂ ತಮ್ಮ ಶರೀರದ ತೂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗದಂತೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ. ಇನ್ನು 3ನೇ ವಿಚಾರ, ಜಿಂದಗಿ ಮೇ ಮಾನಸಿಕ ತನಾವ್ ಕೋ ಭಿ ದೂರ್ ರಖೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ಟೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದು ಸಹಜ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು, ಅಥವಾ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ, ಲಾಭ, ಸುಖ, ದುಃಖ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸಹಜ. ಇದನ್ನು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಏನೇ ಕಷ್ಟ ಬರಲಿ, ಏನೇ ದುಃಖ ಬರಲಿ, ಅದನ್ನು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂಥೇಳಿ ಅಂದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಸಹ ನಾವು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಮನಸ್ಸಿನ ಟೆನ್ಷನ್ ಇದು ಕೂಡ
ನಮ್ಮ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ, ಎಂಜೈನಾ, ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಟೆನ್ಷನನ್ನು ದೂರ ಇಡಿ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ. ಇನ್ನು ಕೊನೆಯ ಅಂಶ, 4ನೇ ಅಂಶ, ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಬಡಾ ಹುವಾ ಹೋ ಯಾ ಫಿರ್ ಶುಗರ್ ಹೋ, ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇದೆ ಅಂತಾದರೆ ಅಥವಾ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇದೆ ಅಂತಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ಔಷಧಿ ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟನ್ನು ತಗೋತಾ ಇರಿ. ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಡಿ, ಡಯಾಬಿಟಿಸನ್ನು ಕೂಡ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇಡಿ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದೆರಡೂ ಸಹ, ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಮತ್ತು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇದೆರಡೂ ಸಹ ಹೃದಯ ರೋಗದ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಡುವಂಥದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದು. इससे बीमार दिल को राहत मिलेगी, ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆರಾಮ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ खान पान में क्या क्या परहेज़ ज़रूरी है. अब हम इस पैराग्राफ में देखते हैं परहेज़. परहेज़ मतलब किस खाद्य को खाना है, किसे हमें अवॉइड करना है, इन सब विचारों के बारे में इस पैराग्राफ में बताया गया है. खान पान में क्या क्या परहेज़. परहेज़ मतलब किस खाद्य को, किस खाने को हमें अवॉइड करना है, किसे खाना है, इन सब विचारों के बारे में इस पैराग्राफ में दिया है. तले हुए मतलब फ्राई, तेल में फ्राई किया हुआ खाद्य हमें नहीं खाना चाहिए क्योंकि उसमें फैट है, वह हमारे दिल के लिए अच्छी बात नहीं है. अधिक वसा वाले भोजन से बचकर रहे. अधिक वसा, अधिक फैट वाले भोजन से भी दूर रहे, वह भी हमारे दिल को ठीक बात नहीं है. भोजन केवल इतना ले कि रोज़मर्रा की आवश्यकताएं पूरी होती रहे. हमें कितना भोजन लेना चाहिए? रोज़मर्रा, हमें प्रतिदिन हमारा जो काम है उस काम को करने के लिए हमारे शरीर को कितना भोजन चाहिए उतना ही हमें लेना चाहिए. अगर बहुत रुचिकर है या टेस्ट है ऐसा मानकर बहुत ज़्यादा खाना, यह हमारे दिल के लिए, दिल के स्वास्थ्य के लिए अच्छी बात नहीं है. वज़न बढ़े नहीं, हमारे शरीर का जो वज़न है उसे बढ़ने ना दे. घी, मक्खन, अंडे, चिकन, पूड़ी, कचौड़ी, समोसे, पराठे, टिक्की, पकौड़ों आदि से दूर रहे क्योंकि इन सब चीज़ों में क्या है, फैट ज़्यादा है या वसा ज़्यादा है. यह हमारे शरीर के लिए एक ठीक नहीं है, ठीक विचार नहीं है. यह सब खाने से हमारे शरीर का जो वज़न है वह ज़्यादा हो जाएगा, वह हमारे दिल के लिए अच्छी बात नहीं है. कैफीन भी दिल की धड़कन तेज़ करती है, इसलिए जहाँ तक हो सके कॉफ़ी और चाय भी कम से कम ले. कैफीन है वह चाय और कॉफ़ी में कैफीन चीज़ है, वह कैफीन हमारे दिल के लिए, दिल के स्वास्थ्य के लिए ठीक बात नहीं है क्योंकि वह कैफीन हमारे दिल के धड़कन को तेज़ करती है. इससे दिल को एंजाइना या हार्ट अटैक आ सकता है. इसलिए चाय और कॉफ़ी कम से कम ले, दिन में एक बार चाय या कॉफ़ी ले, दिल के स्वास्थ्य के लिए वह अच्छा होगा. धूम्रपान का शौक फरमाते हो या मदिरा दिल को भाती हो तो अपने दिल की खातिर इन पर आज ही रोक लगा दे. धूम्रपान, बीड़ी या सिगरेट आप फरमाते हो, उसे लेने का, धूम्रपान करने का जो शौक़ है आपको, तो उसे आज ही रोक लगा दे. मदिरा, मद्यपान, वह भी तुम्हारे या हमारे दिल के लिए अच्छी बात नहीं है. दिल को भाती हो, भाना मतलब अच्छा लगता हो, तो अपने दिल की खातिर, अपने दिल के स्वास्थ्य के लिए इन पर आज ही रोक लगा दे, उसे आज ही रोक लगा दे. कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि थोड़ी मात्रा में ली गई मदिरा दिल के लिए लाभदायक होती है. विशेषज्ञों ने बताया है कि थोड़ी मात्रा में, थोड़ी प्रमाण में मदिरा लेने से कुछ नहीं होता, लाभदायक है दिल के लिए, ऐसा विशेषज्ञ ने बताया. लेकिन यह सच बात नहीं है, यह झूठ है.
अध्ययनों से यह साबित हो गया है कि मदिरा सेवन दिल के लिए कतई अच्छा नहीं। धूम्रपान और मद्यपान यह दोनों हमारे दिल के स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ಕತಯಿ मतलब ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಅಚ್ಚಾ ನಹಿ। ಈ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಖಾನ್ ಪಾನ್ ಮೇ ಕ್ಯಾ ಕ್ಯಾ ಪರ್ಹೇಜ್ ಜರೂರಿ ಹೈ। ಪರ್ಹೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ತಿನ್ನಬಹುದು, ಯಾವುದನ್ನು ತಿನ್ನಬಾರ್ದು। ಪರ್ಹೇಜ್ ಅಂದರೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವುದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪಥ್ಯವನ್ನು ಅಥವಾ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ನಾವು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ತಲೆ ಹುಯಿ ಅಂದರೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದಂತಹ, ಅಧಿಕ ವಸಾವಾಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಫ್ಯಾಟ್ ಇರುವಂತಹ, ಹೆಚ್ಚು ಕೊಬ್ಬು ಇರುವಂತಹ ಆಹಾರದಿಂದ ನಾವು ದೂರ ಇರಬೇಕು। ಭೋಜನ ಕೇವಲ ಇತ್ತನಾ ಲೇಕಿ ರೋಜ್ಮರಾಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಪೂರಿ ಹೋತಿ ರಹೆ। ಎಷ್ಟು ನಾವು ಊಟ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಆಹಾರವನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ರೋಜ್ಮರಾಕಿ ದಿನನಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ, ದಿನನಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಆಹಾರ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟನ್ನೇ ನಾವು ತಗೊಳ್ಬೇಕು। ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಹೆಚ್ಚು ತಿನ್ನುತ್ತಾ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಅದು ನಮ್ಮ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ। ವಜನ್ ಬಡೆ ನಹಿ, ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ತೂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗದ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ। ಘೀ ಮಕ್ಕನ್, ಅಂಡೆ ಚಿಕನ್, ಪೂಡಿ ಕಚೌಡಿ, ಸಮೋಸೆ, ಪರಾಟೆ, ಟಿಕ್ಕಿ, ಪಕೋಡೋ ಆದಿಸಿ ದೂರ ರಹೆ। ಇದನ್ನು ಯಾವುದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ಬೇಡಿ, ಇದರಿಂದ ದೂರ ಇರಿ। ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದರೆಲ್ಲದರಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಫ್ಯಾಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ। ಆ ಫ್ಯಾಟ್ ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ತೂಕವನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತದೆ। ಶರೀರದ ತೂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ। ಕೆಫಿನ್ ಬಿ ದಿಲ್ ಕಿ ಧಡ್ಕನ್ ತೇಜ್ ಕರ್ತಿ ಹೈ। ಟೀ ಮತ್ತು ಕಾಫಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕೆಫಿನ್ ಅಂಶ ಅದು ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಬಡಿತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚುಗೊಳಿಸ್ತದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತದೆ। ಅದು ನಮ್ಮ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ। ಹಾಗಾಗಿ ಚಾ ಮತ್ತು ಕಾಫಿ, ಟೀ ಮತ್ತು ಕಾಫಿ ಇದನ್ನು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 1 ಸಲ ಅಥವಾ 2 ಸಲ ಮಾತ್ರ ಸೇವಿಸಿ। ಧೂಮ್ರಪಾನ್ ಕ ಶಾಕ್ ಫರ್ಮಾತೆ ಹೋ, ಮದಿರಾ ದಿಲ್ ಕೋ ಬಾತಿ ಹೋ, ಅಥವಾ ಬೀಡಿ ಸಿಗರೇಟು, ಮದ್ಯಪಾನ ಇದೆಲ್ಲದರ ಅಭ್ಯಾಸ ನಿಮಗೆ ಇದೆ ಅಂತಾದರೆ ಅಂತಹ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಇವತ್ತೇ ಕಡಿವಾಣವನ್ನು ಹಾಕಿ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ, ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಧೂಮ್ರಪಾನ ಮಾಡಬೇಡಿ ಹಾಗೂ ಈ ಮದ್ಯಪಾನ ಇದರಿಂದಲೂ ದೂರ ಇರಿ। अपने दिल की खातिर इन पर आज ही रोक लगा दे। कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि थोड़ी मात्रा में ली गई ಮದಿರಾ ದಿಲ್ ಕೆ ಲಿಯೆ ಲಾಭದಾಯಕ ಹೋತಿ ಹೈ। ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮದಿರೆ ಅಂದರೆ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂಥೇಳಿ ಕೆಲವು ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದಾರಂತೆ। ಆದರೆ ಇದು ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಸುಳ್ಳು। ಯಹ ಸಚ್ ನಹಿ ಹೈ। ಅಧ್ಯಯನೋं से ಸಾಬೀತು ಹೋ ಗಯಾ ಹೈ ಕಿ, ಸಂಶೋಧನೆಯಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ। ಕತಯಿ ಅಚ್ಚಾ ನಹಿ, ಯಾವತ್ತೂ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ, ಸಂಶೋಧನೆಯಿಂದ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ। अब लास्ट पैराग्राफ में हम देखते हैं क्या हृदय रोगियों के लिए सामान्य दाम्पत्य जीवन वर्जित है। वर्जित मतलब रिजेक्ट। क्या हृदय रोगियां सामान्य दाम्पत्य जीवन नहीं कर सकते हैं, क्या रिजेक्ट करना चाहिए? इन विचारों के बारे में यहाँ बताया है। नहीं, कतई नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हृदय रोगियां सामान्य दाम्पत्य जीवन बिता सकते हैं, वर्जित नहीं है। अधिकतर रोगी दाम्पत्य जीवन का सुख भोग सकते हैं। सहवास पर रोक टोक लगाना प्रायशः अनावश्यक होता है। सहवास पर रोक टोक कंट्रोल लगाना अनावश्यक है। हृदय रोगियां सामान्य दाम्पत्य जीवन का सुख भोग सकते हैं। हाँ, कुछ सीमाएं ज़रूर बांधनी पड़ती है, लेकिन कुछ सीमाएं हैं, उसे हमें ध्यान में रखना चाहिए। पर ब्रह्मचर्य में लौटने की कतई ज़रूरत नहीं है। ब्रह्मचर्य का जीवन, सन्यासी जीवन बिताने की आवश्यकता नहीं है। वे सामान्य दाम्पत्य जीवन बिता सकते हैं हृदय रोगियां। ಈ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹೃದಯ ರೋಗಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಬಾರ್ದಾ, ಅದರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಅವರ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಖಂಡಿತ ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಬಹುದು। ಹಾಗೂ ಕುಚ್ ಸೀಮಾಯೆ ಜರೂರ್ ಬಾಂಧನಿ ಪಡ್ತಿ ಹೈ, ಆದರೆ ಕೆಲವು ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಪಾಲಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ।
पर ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ में लौटने की कतई ज़रूरत नहीं है. ಆದರೆ ಸನ್ಯಾಸಿಯಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯಾಗಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಹೃದಯ ರೋಗಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನವನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಡೆಸಬಹುದು ಅಂಥೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡುವ. ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆ, हृदय रोग के दो रूप कौन से हैं? हृदय रोग के दो रूप, एक हार्ट अटैक और एक एंजाइना है. दिल का दौरा और एंजाइना आम तौर से कितने वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों में देखे जाते हैं? इस प्रश्न का उत्तर क्या है? 45 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों में देखे जाते हैं. 45 मतलब 45 उम्र. तीसरा प्रश्न, मूगा टेस्ट किसे कहते हैं? दिल के न्यूक्लियर स्कैन को मूगा टेस्ट कहते हैं. दिल के न्यूक्लियर स्कैन को मूगा टेस्ट कहते हैं. कोरोनरी धमनियों में सिकुड़न आने का एक बड़ा कारण क्या है? कोरोनरी धमनियों में सिकुड़न आने का एक बड़ा कारण है उनमें वसा की परत का जम जाना. मूगा टेस्ट किसे कहते हैं? मूगा टेस्ट दिल के न्यूक्लियर स्कैन को कहते हैं. कोरोनरी धमनियों में सिकुड़न आने का एक बड़ा कारण क्या है? उनमें मतलब कोरोनरी धमनियों में वसा की परत का जम जाना, यही एक बड़ा कारण है. क्या बाईपास सर्जरी भारत में संभव है? हाँ, बिल्कुल संभव है. भारत में अब यह ऑपरेशन बाईपास सर्जरी सफलतापूर्वक किया जा रहा है. और दूसरा प्रश्न, हृदय रोगियों के लिए किस तरह का भोजन अच्छा नहीं है? हृदय रोगियों के लिए तले हुए और अधिक वसा वाले भोजन अच्छा नहीं है. तले हुए या अधिक वसा वाले भोजन वह हृदय रोगियों के लिए अच्छा नहीं है. अब आगे के विचार को हम आगे के क्लास में देखते हैं. इन प्रश्नों का उत्तर, बाकी सब प्रश्नों का उत्तर मैं नोट्स के द्वारा आप लोगों को दे देती हूँ. आगे का पार्ट हम आगे के क्लास में देखते हैं. सबको धन्यवाद.